हेलो एंड वेलकम बैक टू रेसिपी फाइल्स, जहां मैं टोनी सुनाते हैं आपको एक नई डरावनी कहानी हर हफ्ते। मैं कहानी शुरू करने से पहले ये बता दूं कि अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी कहानियां आपको अच्छी लग रही हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर हफ्ते आपके लिए एक नई कहानी बना सकूं। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो हमारे ही एक फेलो रहस्य सीकर ने भेजी है। उनका नाम स्वराज है। हेलो स्वराज, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं आज, तो मैं बता दूं कि मैंने इस कहानी में थोड़ी बहुत अपनी क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं। वैसे कहानी का सारांश वैसा का वैसा ही है, बस मैंने वातावरण को थोड़ा बदला है ताकि वो भूतिया एलिमेंट इस कहानी में आ सके। मुझे ये कहानी बहुत ही पसंद आई है और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी ये कहानी मेरी ज़ुबानी अच्छी लगे। तो सबसे पहले तो थैंक यू स्वराज ये कहानी हमें भेजने के लिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम स्वराज है और मैं उड़ीसा के कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में केसिंगा में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं अपने दो दोस्तों प्रीतम और प्रियांशु के साथ एक रोड ट्रिप के लिए गया था। उस दिन से एक दिन पहले पूरी रात बहुत तेज़ बारिश हुई थी। यहाँ तक कि सुबह तक भी आसमान बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ था पूरी तरीके से। हर तरफ वही बारिश के बाद वाली ठंडक थी। सड़कें गीली थी और आसमान में भी अभी बादल छाए हुए थे। लेकिन सुबह के करीब 9 बजे बारिश रुक गई। मैं और मेरे दोनों दोस्त वैसे भी बहुत समय से कहीं ना कहीं बाहर जाने का प्लान बना रहे थे। तो बारिश रुकते ही मेरे दोस्त प्रियांशु का तुरंत फ़ोन आ गया। भाई, आज चलते हैं कहीं, वेदर बहुत ही मस्त हो रहा है। मैंने तुरंत बाहर देखा। वाकई बाहर का मौसम देखकर घर में बैठने का मन तो मेरा भी नहीं था। थोड़ी देर बात करने के बाद डिसाइड हुआ कि पहले हम भवानीपटना जाएंगे, वहाँ से रविंदर वाटरफॉल और उसके बाद शिजीमली। हमारा ये प्लान था कि हम शिजीमली जाके वहाँ का सनसेट देखें। तो हमें पता था कि हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते। उसके पहले हम जहाँ जहाँ जाएंगे थोड़ा थोड़ा वक्त वहाँ बिताकर सीधा शिजीमली के लिए निकलना है। शिजीमली और रविंदर वाटरफॉल के आसपास बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ ठीक ठीक पक्के रास्ते भी नहीं बने हैं, तो कई बार हमें ऑफ रोडिंग भी करनी पड़ती है। तो इसीलिए हमने एक HF डीलक्स ले ली थी। केसिंगा से भवानीपट्टनम करीब करीब 35 किलोमीटर दूर है। वैसे तो ये रास्ता मैंने पहले कई बार देख रखा था, तो यहाँ से बाइक लेके जाना कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे लिए। मगर उस दिन बारिश के बाद वेदर ऐसा हो गया था कि सब कुछ थोड़ा अलग ही लग रहा था। सड़क के दोनों तरफ की मिट्टी गीली थी। खेतों और पेड़ों का रंग बारिश की वजह से और गहरा लग रहा था। हवा ठंडी थी और बाइक चलाते वक्त चेहरे पर हल्की हल्की बूंदें भी गिर रही थी, जो शायद कि पेड़ों से गिर रही हो। हम तीनों का मूड बहुत ही अच्छा था उस दिन। हमारा काफ़ी मन था कि हम बीच बीच में रुक के थोड़ा चाय पिए, फ़ोटोज़ खींच ले या फिर किसी व्यू पॉइंट में थोड़ा सा वक्त गुजार ले। लेकिन हम किसी भी कीमत पर वो सनसेट मिस नहीं करना चाहते थे। तो हमें शिजीमली टाइम पे तो पहुंचना ही पहुंचना था। अगर ज़्यादा देर कर देते तो सनसेट मिस हो जाता। भवानीपटना पहुंचने से पहले हाईवे के बीच एक छोटा सा गांव पड़ता है। मैं उस गांव का नाम नहीं लेना चाहता, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि जब हम इस गांव के पास से गुजर रहे थे तो थोड़ी दूर से हमें कुछ लोग सड़क के बीच आते हुए दिखे। पहले तो हमें लगा कि शायद गांव वाले होंगे, साथ में किसी चीज़ के लिए निकले होंगे। मगर पास पहुँचने पर हमें ये समझ आया कि वो दरअसल किसी मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। वो किसी की अंतिम यात्रा थी। हमारे घर में मैं बचपन से एक चीज़ सुनता आया हूँ कि अगर हम में से किसी को भी रास्ते में किसी की अंतिम यात्रा दिख जाए, तो चाहे आप उस इंसान को जानते हो या नहीं जानते हो, आपको कुछ सेकंड तक रुक जाना चाहिए और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लेनी चाहिए। देखा जाए तो कोई बड़ी रस्म भी नहीं है, बस 5 मिनट के लिए रुक जाओ, हाथ जोड़ो, कुछ देर के लिए उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर लो, फिर अपने रास्ते निकल जाओ। और जब मैंने अंतिम यात्रा देखी तो ये बात मेरे दिमाग में थी भी कि शायद हमें थोड़ा रुक जाना चाहिए, लेकिन हम पहले से ही थोड़ा लेट हो चुके थे। तो लोगों को देखकर हमने बाइक थोड़ा स्लो ज़रूर कर दी, लेकिन हम रुके नहीं। हमने कोई प्रार्थना भी नहीं की, बस हम उन लोगों के पास से निकल गए और सीधा भवानीपटना की तरफ चले गए। आज जब मैं उस दिन के बारे में सोचता हूँ तो कभी कभी लगता है कि शायद हमें उस दिन रुक जाना चाहिए था। लेकिन उस वक्त हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ये ना करने की वजह से हमारे साथ कुछ ऐसा शुरू हो गया है जिसका भुगतान हमें बहुत लंबे वक्त तक करना पड़ सकता है।
हम सीधा रविंदर वाटरफॉल के लिए निकल गए। भवानीपटना से रविंदर करीब करीब 20 किलोमीटर दूर है। बारिश की वजह से पूरा एरिया अब और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। पहाड़ों के आसपास नीचे तक बादल छाए हुए थे और कोहरा भी छाया था। जंगल अब गीला था और वाटरफॉल में बहुत सारा पानी भी जमा हो गया था। वहाँ पहुँचने के बाद हमने सबसे पहले अपनी बाइक पार्क की और कुछ देर तक बस वाटरफॉल के पास ही बैठे रहे। अब हमारा प्लान था कि हम सीधा सीजी मली के लिए निकल जाएं। लेकिन रविंदर में थोड़ी देर बैठने के बाद प्रियांशु ने पहाड़ों की तरफ देखते हुए कहा, ऊपर चलें? मैंने उसकी तरफ देखा। कहाँ? अरे पहाड़ पे, थोड़ा ट्रैकिंग करके आते हैं। मैंने और प्रीतम ने एक बार ही एक दूसरे को देखा। बारिश रुक चुकी थी, मौसम बहुत ही अच्छा था। चारों तरफ जंगल था और पहाड़ों के बीच बादल इतने नीचे आ गए थे कि कुछ जगह तो ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ सीधा उनके अंदर ही चले गए हों। वैसे भी हम घूमने ही निकले थे तो हमने सोचा कि चलते हैं, चलो थोड़ा सा जंगल एक्सप्लोर ही किया जाए। वहाँ प्रॉपर ट्रैकिंग ट्रेल जैसा कुछ नहीं था। कहीं पतली सी कच्ची जगह मिल जाती थी तो कहीं पेड़ों और बांस के झाड़ के बीच से खुद रास्ता बनाना पड़ता था। और बारिश की वजह से काफ़ी फिसलन भी थी, इसलिए बहुत ही सावधानी से और संभल कर चलना पड़ रहा था। मैं पहले भी जंगलों में गया हूँ, लेकिन रविंदर के आसपास के जंगल बहुत ही ज़्यादा घने थे। वहाँ शेर, भालू और कई सारे जंगली जानवर हैं। मतलब एक तरह से समझ लो कि पूरा जंगल बुक ही है। तो थोड़ा तो डर था कि कहीं से कोई जंगली जानवर सामने ना आ जाए, मगर खैर हम 3 दोस्त साथ में थे तो हमने हिम्मत की और आगे बढ़ते गए। हम लोग कभी कभी बीच बीच में थोड़ा रुक जाते, कुछ जगहों की फ़ोटोज़ ले लेते और एक दूसरे की टांग भी ज़रूर खींच लेते। पहाड़ पर थोड़ा ऊपर जाने के बाद नज़ारा और ज़्यादा अच्छा हो गया था। नीचे की तरफ पूरी हरी घाटी नज़र आ रही थी और पहाड़ों के बीच छाया कोहरा धीरे धीरे सामने से गुजर रहा था। और बारिश की वजह से तो हवा में एक अजीब सी ही ठंडक थी। बारिश का ये जो मौसम है ना, वो हम देसी लोगों के लिए बहुत ही खास होता है। ऐसे मौसम में बस चाय पकौड़े और एक मस्त सा ट्रिप हो जाए, फिर तो इस मौसम का मज़ा ही कुछ और है। हमने वहाँ के नज़ारे का बहुत सारा मज़ा लिया और फिर नीचे की तरफ उतरने लगे। हमने अब डिसाइड कर लिया था कि अब बहुत वक्त हो गया है यहाँ पर, अब निकलते हैं सीजी मली के लिए। तो प्रियांशु और प्रीतम मेरे थोड़े थोड़े आगे चल रहे थे। नीचे जाते जाते भी हम प्लान ही बना रहे थे कि सीजी मली में जाके क्या क्या करेंगे। बस थोड़ा संभल के नीचे उतरना पड़ रहा था, क्योंकि अगर एक बार वहाँ फिसल गए तो सीधा नीचे गिरोगे। तो हम बातें भी कर रहे थे मगर उतरने पर भी पूरा ध्यान दे रहे थे। मैं कुछ गुनगुनाते हुए नीचे चल ही रहा था कि अचानक ऐसा लगा जैसे पीछे से किसी ने मेरी शर्ट खींच दी हो। मैं एकदम से रुक गया और तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई भी नहीं था, बस लंबे लंबे बांस के झाड़ नज़र आ रहे थे। मैंने पहले अपने कंधे को देखा, फिर आसपास देखा, फिर मुझे लगा शायद बांस की कोई टहनी या शायद कोई कांटा अटक गया होगा मेरी शर्ट में। आखिर हम थे तो जंगल में ही, होता है कई बार ऐसा। खैर मैंने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। आगे प्रीतम और प्रियांशु थोड़ा आगे निकल गए तो मैं भी जल्दी उनके पीछे चल दिया। फिर हम मुश्किल से 100 या 150 मीटर नीचे आए ही होंगे कि मुझे फिर से लगा जैसे मेरे पीठ पर कुछ है। मुझे लगा कि अरे झाड़ी होगी शायद, तो इसलिए मैंने गौर नहीं फरमाया इस बात पे और मैं आगे चलता रहा। फिर आगे चलते चलते अब तीसरी बार मुझे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी पीठ 2 से 3 बार थपथपाई हो। मैं वहीं रुक गया। मेरी सांस मान लो गले में अटक गई थी उस वक्त, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ हम तीनों के अलावा उस ट्रेल पर और कोई नहीं चल रहा था। इस बार मुझे पूरा यकीन था कि ये कोई पेड़ की शाखा या कोई कांटा तो नहीं है। अगर कोई शाखा या कांटा होती तो कपड़े में उलझ जाती, शायद मुझे खरोच लग जाती। कोई शाखा या पेड़ 3 बार पीठ पे थपथपा तो नहीं सकती। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर फिर से पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। अब मुझे वाकई में कुछ अजीब लगने लगा था। मैंने ज़ोर से दोनों को आवाज़ लगा दी, प्रीतम, प्रियांशु, ज़रा इधर आना। दोनों रुक गए और पीछे मुड़कर बोले, क्या हुआ ओए, सब ठीक?
मैंने उन दोनों को अपनी तरफ इशारा करके आने को कहा। वो दोनों आपस में किसी बात पर हंसते हुए मेरी तरफ आ गए। प्रियांशु अच्छे मूड में था। कमर पर हाथ और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? मैं थोड़ा गंभीर था और चाहे जितनी भी छुपाने की कोशिश करूं, शायद मेरे चेहरे पर डर साफ साफ नज़र आ रहा था। तो मैं बोला, यार अभी अभी मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा पीठ थपथपाया। वो मुझे हैरान होकर देख रहा था। मतलब? मैंने उन दोनों को सब कुछ बता दिया। यार पहले मुझे लगा कि शायद कोई पेड़ की शाखा होगी या कोई कांटा होगा, पर अभी किसी ने बकायदा 3 बार मेरे पीठ पर ऐसे 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 किया। मैंने उन्हें अपने हाथ से थपथपा कर दिखाया। दोनों ने आसपास देखा, वहाँ कोई भी नहीं था। प्रीतम हंसने लगा। यार पागल है क्या? प्रियांशु को भी मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ था। उसने भी कहा, अरे दिन में क्या डर रहा है यार, जंगल है, पेड़ वेड़ होंगे। तो मैंने कहा, यार प्रीतम, प्रियांशु, तुम्हें पता है कि मैं जंगल आता जाता रहता हूँ, मुझे जंगलों में डर नहीं लगता। और पेड़ कब से आपकी पीठ थपथपाने लगे हैं? मैं बता रहा हूँ कुछ गड़बड़ है यहाँ। पर उन दोनों को मेरी किसी बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। दोनों हंस दिए। सच कहूँ तो शायद उनकी जगह मैं होता तो मैं भी हंसी देता। दिन का वक्त था और हम 3 लोग साथ में थे, और सच कहूँ तो मेरे पीछे कोई नज़र भी नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने भी इस बात को जाने दिया। अब मैं कर भी क्या सकता था। मैंने हिम्मत की, सोचा कि जो होगा होगा, आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैंने एक काम ज़रूर किया। मैंने कहा, सबसे बीच में मैं चलूँगा अब। प्रीतम सबसे आगे हो लिया और प्रियांशु मेरे पीछे पीछे चल रहा था। अब मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा था, क्योंकि प्रियांशु मेरे पीछे था तो अगर कोई जानवर, कोई शाखा, कुछ भी होगा तो उसे ज़रूर दिख जाएगा। उसके बाद तो खैर मुझे नीचे उतरते वक्त कुछ भी महसूस नहीं हुआ। ना किसी ने कोई पीठ थपथपाई, ना मुझे कोई शाखा महसूस हुई, कुछ नहीं। और बाइक के पास पहुंचते पहुंचते तो हम इस बात को भूल भी गए थे। हमने इस बारे में फिर और कोई सीरियस डिस्कशन नहीं किया। दरअसल हम बहुत ही एक्साइटेड थे सीजी मली जाने के लिए। तो कुछ देर बाद हमने अपनी अपनी बाइक उठाई और सीधा निकल गए सीजी मली के लिए। रास्ते में करलापट वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का एरिया आता है, और सच कहूँ तो उस रास्ते की खूबसूरती देखकर मैं रविंदर वाली बात तो बिल्कुल ही भूल गया था। चारों तरफ जंगल, पहाड़ और आसमान में बस बादल ही नज़र आ रहे थे। जैसे जैसे हम सीजी मली के पास पहुंच रहे थे, नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था। यहाँ तक कि सीजी मली पहुँचने के बाद हमें तो लग ही नहीं रहा था कि हम उड़ीसा में ही हैं। चारों तरफ पेड़ों से भरे हरे हरे पहाड़ थे। वहाँ अच्छी ठंडी हवा भी चल रही थी। और सच कहूँ तो बारिश के मौसम में ये जगह वाकई में मिनी स्विट्ज़रलैंड जैसी लग रही थी। हम तीनों का मूड अब बहुत ही अच्छा हो गया था। मैंने कहा कि चलो चिकन खरीद के ऊपर चलकर पकाएंगे। वहीं पास के एक गाँव से हमने एक देसी मुर्गी खरीदी और पहाड़ के ऊपर की तरफ चल पड़े। हमने वहाँ अपना कैंप लगा दिया, बॉनफायर भी जला दिया। प्रीतम ने प्याज काटा, मैंने लहसुन छीला, और प्रियांशु अभी बैठकर चिकन धो रहा था। फिर साथ मिलकर हमने बहुत ही बढ़िया देसी चिकन बनाया। हम साथ में अपना एक स्पीकर भी लेकर आए थे, और प्रीतम उसमें कई सारे पुराने पुराने गाने बजा रहा था। फिर क्या था, इतना अच्छा मौसम, अच्छे गाने और गर्मा गर्म चिकन के साथ हमने 2 बॉटल बियर भी खोल लिए। हम गाना सुनते सुनते बियर पीते गए, और सच कहूँ तो चिकन भी बहुत अच्छा बन गया था उस दिन। तो मैंने भी 2 बियर पी ही ली। हम दरअसल वहाँ काफ़ी घंटे रुके थे। काफ़ी घंटे बातचीत करते करते अब हमें लगा कि अब बियर का नशा भी ख़त्म हो चुका है, तो अब वापस घर के लिए निकलते हैं। हम तीनों की उम्र कम है तो क्या, हम हैं तो जिम्मेदार नागरिक। मजाल थी जो हम नशा उतरने से पहले निकल जाते। हमने बहुत देर तक इंतज़ार किया, और अब रात होने लगी थी। तो हमें लगा कि अब केसिंगा के लिए वापस निकलना चाहिए। हमने फटाफट अपना सारा सामान पैक किया, कैंप समेटा, सारा का सारा कूड़ा एक प्लास्टिक में डाला और उसको भी अपने साथ बाइक में पैक कर लिया। फिर क्या था, फिर हमने बाइक स्टार्ट की और घर के लिए निकल पड़े। मुझे उस वक्त ये बात बिल्कुल याद नहीं थी कि वापस जाते हुए हमें हाईवे के उसी गांव के पास से गुजरना है जहां पर हमने वो अंतिम यात्रा देखी थी। सीजी मली से निकलते निकलते काफ़ी रात हो गई थी अब तो,
पूरा दिन घूमने, ट्रैकिंग करने और कैंप वगैरह लगाने के बाद हम तीनों काफ़ी थक भी गए थे, लेकिन हम सब का मूड बहुत अच्छा था। वो दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा था। काफ़ी महीनों बाद हमने सक्सेसफुली एक ट्रिप तो कर ही लिया था, वरना गोवा ट्रिप तो आज भी प्लान नहीं हो सकता। खैर, रात का हाईवे दिन के वक्त वाले हाईवे से काफ़ी अलग लग रहा था। दिन में जिन जगहों पर लोग दिख जाते हैं, रात के वक्त वही जगह बिल्कुल सुनसान लग रही थी। खाली रास्ते और चांद की रोशनी में बाइक चलाते हुए मज़ा भी बहुत आ रहा था। रोड अब भी कई जगह गीली थी। अब हम भवानीपटना क्रॉस करके केसिंगा की तरफ आ रहे थे। उस वक्त करीब करीब रात के 11 बज रहे थे। अब हम उसी हाईवे पर थे जहाँ से होकर सुबह गुजरे थे। सच कहूँ तो मैं सुबह वाली उस अंतिम यात्रा के बारे में सोच भी नहीं रहा था। रविंदर के जंगलों में भी मैंने जो भी महसूस किया था, वो सब भी मैं लगभग भूल ही चुका था। अब बस मैं थक चुका था और दिन भर में बहुत सारी अच्छी यादें भी संजोली थी, तो बस मुझे घर जाकर सो जाना था। हम उस रास्ते में आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक, अरे ये क्या हुआ? मेरी बाइक अचानक से रुक गई। पेट्रोल तो ख़त्म नहीं था। मैंने बाइक की 1 महीने पहले सर्विसिंग भी करवाई थी। पता नहीं क्या हुआ अचानक, बाइक का इंजन बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल अचानक से हम सब वहीं रुक गए। मेरा बैलेंस थोड़ा बिगड़ भी गया। रास्ते के कोने में खड़े खड़े हम बहुत देर तक उस बाइक को स्टार्ट करने की कोशिश करते रहे। कुछ भी काम नहीं कर रहा था। हमने कई बार किक मारी, गूगल करके भी सारे ट्रिक्स आजमा लिए, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। रात के 11 बजे हाईवे के बीचों बीच बाइक ख़राब हो जाए तो वैसे भी थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। हम तीनों से जब इतना चेक करने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो हमने केसिंगा में अपने दोस्तों को फ़ोन कर दिया। हमें समझ आ गया था कि इस बाइक को यहाँ से ले जाना मुश्किल है, तो शायद हमें अपने दोस्तों को यहाँ बुलाना पड़े। हमने तुरंत उन्हें अपनी दुविधा बताई और बोला कि हमें यहाँ से आकर ले जाए। अब बाइक तो मैं बीच हाईवे छोड़कर जा नहीं सकता था, तो उन्होंने कहा कि उन्हें वहाँ पहुँचने में करीब करीब 20 मिनट लगेंगे। अब हम कर भी क्या सकते थे, तो वहाँ रुक कर उनका इंतज़ार करने लगे। वैसे तो बहुत रात हो गई थी, लेकिन बीच बीच में हाईवे पर एक तो ट्रक दिख जाती थी। हम तीनों बाइक के पास खड़े होकर दिन भर की बातें करने लगे। वैसे आज मज़ा बहुत आया ना? मैंने कहा। हाँ यार प्रीतम, तू तो बच गया, नहीं तो थोड़ा और फिसलता तो सीधा खाई में जाता ब्रो। प्रियांशु बोला। सीरियसली ब्रो, बच गया। मैं खड़े खड़े बातें कर रहा था और उनकी बातों पर थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहा था कि अचानक पता नहीं क्या हुआ, मगर मुझे थोड़ा थोड़ा चक्कर आने लगा। मुझे लगा शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा होगा। पूरा दिन ट्रैवल किया था मैंने बाइक का सहारा लेते हुए कहा कि गाइस, मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, मैं थोड़ा बैठता हूँ। और फिर मैं बाइक के ऊपर बैठ गया। कुछ सेकंड तक तो मैं ठीक था, लेकिन अचानक मुझे इतनी ज़ोर से चक्कर आया कि समझने का टाइम ही नहीं मिला कि हो क्या रहा है। मेरे आसपास की दुनिया मुझे अब घूमती हुई नज़र आ रही थी, और उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं। बाद में मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मैं अचानक गिर गया था और 10 मिनट तक मुझे होश ही नहीं आ रहा था। वो लोग मुझे आवाज़ देते रहे, मेरे चेहरे पर पानी भी डाला। मुझे बस इतना याद है कि जब मुझे होश आया तो वो दोनों परेशान होकर एकदम मेरे चेहरे के ऊपर देख रहे थे। प्रियांशु बार बार बोल रहा था, ओए स्वराज उठ ओए। मैंने आंखें खोली, लेकिन कुछ देर तक तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं ज़मीन पर क्यों पड़ा हूँ। अबे ज़िंदा हूँ मैं। जैसे ही मैंने ये कहा, प्रीतम ज़ोर से हंस पड़ा। फिर मैं धीरे धीरे उठकर बैठने की कोशिश कर रहा था, पर मेरा सर बहुत ही भारी लग रहा था। बाइक अगर ठीक भी होती तो मैं शायद ही चला पाता। वो दोनों अचानक डरते डरते आस पास देख रहे थे और बोले, भाई यहाँ से निकलते हैं सबसे पहले। मैंने कहा कि क्यों, क्या हुआ? तब मुझे पता चला कि हम जिस जगह बाइक लेकर रुके हुए थे वो दरअसल एक शमशान घाट के पास का इलाका था। प्रियांशु को दरअसल कुछ जलता हुआ नज़र आया था और उसने प्रीतम को देखने को कहा, तो प्रीतम ने भी कंफर्म किया कि बाउंड्री की उस ओर किसी की चिता जल रही थी। और जैसे ही मुझे ये बात सुनने को मिली, पता नहीं क्यों पर वो सुबह का सीन मेरे दिमाग में वापस फ्लैशबैक की तरह आ गया। वही हाईवे, वही इलाका और वही अंतिम यात्रा जिसके लिए हम रुके नहीं थे। उस वक्त मुझे पहली बार थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही थी। मैंने कहा, अच्छा
ठीक है, फिर बाइक लेके थोड़ा आगे चलते हैं, वहाँ जाके इंतज़ार करते हैं। हमने बाइक को पैदल ढकेलना शुरू कर दिया। हमें बस अब उस जगह से थोड़ा दूर जाना था। बाइक अब पहले से भी ज़्यादा भारी लग रहा था। वैसे भी थोड़ी देर पहले ही चक्कर खा के गिर गया था मैं, थोड़ी कमज़ोरी तो थी उस बात की। मगर मुझे उस वक्त वहाँ 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकना था। हम किसी तरह बाइक धक्का देते हुए थोड़ा आगे चले आए और कुछ ही देर बाद हमारे दोस्त ही वहाँ पहुँच गए थे। वापस जाते हुए मैं पूरे रास्ते बिल्कुल चुपचाप था। मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी कि सुबह हम इस इलाके से जब गुजरे थे तो हमने एक अंतिम यात्रा देखी, फिर बाद में यहीं पर हमारी बाइक ख़राब हो गई, फिर मुझे चक्कर भी आ गया, फिर जंगल में किसी ने मेरा पीठ भी थपथपाया। पता नहीं क्यों पर मुझे ये सारी बातें ना कोई इत्तेफाक नहीं लग रही थी। अब इन सब के बीच में कुछ ना कुछ तो कनेक्शन था। फिर भी मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था कि तू ज़्यादा सोच रहा है स्वराज, इतना मत सोच, इतना ओवरथिंक मत कर। खैर, घर पहुंचने के बाद प्रियांशु ने मुझे मेरा फ़ोन दिया। अरे ये क्या हुआ मेरे फ़ोन के साथ? अरे जब तू गिरा था ना तो तेरा बैक पैनल टूट गया था। सॉरी भाई। मैंने फ़ोन देखा, उसका बैक पैनल पूरा क्रैक हो गया था। भवानीपटना में मेरा एक दोस्त था जिसकी आईफोन की दुकान थी, इसलिए अगले दिन मैंने फ़ोन उसके पास ही बस से भेज दिया था। मैंने उसे कहा था कि फ़ोन रिपेयर कर दे, 2 दिन में मैं आके वापस तेरे पास से लेके जाऊंगा। और 2 दिन में मेरा फ़ोन रेडी हो गया था। तो मैं और प्रियांशु बाइक लेकर भवानीपटना के लिए निकल गए थे। इस बार प्रीतम हमारे साथ नहीं था, बस हम 2 ही थे। वैसे हम जा तो रहे थे फ़ोन लेने के लिए, लेकिन इसी बहाने हाईवे पे अच्छे अच्छे ढाबों में हमें कुछ ना कुछ बढ़िया खाने को भी मिल जाता, एक अच्छी शॉर्ट ट्रिप हो जाती और फिर घर। लेकिन भवानीपटना पहुंचने से पहले हमारा 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा। दोनों बार डिफरेंस इतना कम था ना, दोनों बार हम लगभग आधे फुट के वजह से बच गए थे, वरना कुछ ना कुछ तो गलत होता ही। या तो ट्रक से लगकर सीधे नीचे, या तो ट्रक के नीचे। हम दोनों ही बहुत एक्सपीरियंस बाइकर्स हैं, तो हम ट्रिप वगैरह करते ही रहते हैं। ऐसे में एक ही दिन 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचे, दाल में कुछ तो काला था। पहली बार जब ऐसा हुआ तो हमें लगा कि हो ही सकता है, थोड़ा ध्यान से चलाते हैं। लेकिन जब दूसरी बार हुआ तो हम समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ है। ऑलरेडी 2 बार ऐसा हो चुका था और अब पता नहीं क्यों, लेकिन एक ट्रक सीधा हमारे तरफ आ रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ये ट्रक हमें मार ही देगा। फिर तभी उस ट्रक के सामने एक गाय आ गई। वो बेचारी गाय हल्का सा ट्रक से टकराई और उस इम्पैक्ट की वजह से वो गाय फिर हमारे सामने आ गई। हमारी बाइक का बैलेंस बिल्कुल बिगड़ गया और हम दोनों रास्ते में गिर गए। प्रियांशु ही बाइक चला रहा था तो उसके घुटने पर थोड़ी सी चोट लग गई थी। मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, शायद 1-2 खरोंचें आई होंगी। हमने बाइक उठाई और कुछ सेकंड तक तो वहीं खड़े रहे। मेरे दिमाग में अब ये चल रहा था कि 3 बार कैसे हो सकता है, एक ही जर्नी में इतनी बार एक्सीडेंट होना। फिर भी हम किसी तरह भवानीपटना चले गए। मैंने अपना फ़ोन लिया, हम एक ढाबे में रुके, वहाँ पे तड़का रोटी, प्याज और देसी मुर्गी खाई और थोड़ी देर के लिए अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें बातें करने लगे। करीब 8 बजे के आसपास हम केसिंगा के लिए वापस निकल गए। प्रियांशु बाइक चला रहा था और मैं दोबारा वैसे ही पीछे बैठा था। कुछ देर बाद हम दोबारा उसी इलाके में पहुँच गए थे जहाँ 2 दिन पहले मेरी बाइक ख़राब हो गई थी और मुझे चक्कर आ गया था। जैसे ही हम उस हाईवे पर पहुँचे, हमारी बाइक का बैलेंस दोबारा थोड़ा थोड़ा बिगड़ने लगा। पहले मुझे लगा कि शायद टायर थोड़ा स्लिप हो रहा होगा क्योंकि जगह जगह पानी था। तो मैंने प्रियांशु को बोला कि प्रियांशु बाइक थोड़ा आराम आराम से चला। प्रियांशु तुरंत बोला, अरे मैं कोशिश कर रहा हूँ। मुझे महसूस हो रहा था कि हमारी बाइक दाएं तरफ जा रही है। वो एक बाइक बीच में रख, कोई क्या कर रहा है? उधर सीधा खाई है ब्रो, हम सीधा नीचे गिरेंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ, अगर बाइक और दाएं तरफ जाती यानी लेफ़्ट साइड तो हम सीधा नीचे गिर सकते थे, उधर खाई थी। मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि प्रियांशु बाइक को बाएं तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाइक बार बार दाएं तरफ ही जा रही थी। हम गिर नहीं रहे थे, लेकिन सरकते सरकते हाईवे के बाएं तरफ खिसकते जा रहे थे। ये सब करीब 200 मीटर तक चला। बहुत डरावना था वो। अगर आपने ये चीज़ कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आप समझ नहीं सकते।
लेकिन मैं बहुत डर गया था। मैं पीछे बैठे बस रोड का कोना देख रहा था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि बचना मुश्किल है अब। दरअसल मैं कृष्ण जी पे बहुत विश्वास करता हूँ। सिर्फ भक्त होने वाली बात नहीं है, मुझे उनसे बहुत मोह भी है। उस पल मैंने अपनी आंखें बंद की और कहा, हे कृष्णा, बस आ रहा हूँ मैं आपके पास अब। लेकिन अब प्रियांशु पूरा जोर लगाकर बाइक को बाएं की तरफ ले जा रहा था। हाईवे के बीच भी रहे तो दिक्कत नहीं थी, हमें बस दाएं तरफ नहीं जाना था, उधर बिल्कुल खाई था। किसी तरह उसने बाइक संभाल ली, मगर हम वहाँ रुके नहीं। काफ़ी देर पीछे बैठे बैठे प्रार्थना करने के बाद जब हम उस जगह से आगे बढ़ गए तो मैंने आगे प्रियांशु से पूछा, अच्छा वहाँ हुआ क्या था, ज़रा बताना मुझे। प्रियांशु ने जो कहा वो सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने मुझे बताया, यार स्वराज, दरअसल जब मैं वहाँ बाइक चला रहा था ना, तो कोई मेरे एक कान में फुसफुसा रहा था। लगातार किसी की आवाज़ आ रही थी मुझे, और उसके बाद मुझे लगा कि कोई मुझे दाहिने तरफ ढकेल रहा है। मैं पूरी ताकत से बाएं जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई अनजान शक्ति या कोई ताकत थी जो हमें नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी। ये बात सुनकर मेरी तो जैसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई हो मानो। ये हो क्या रहा था हमारे साथ। खैर, हम किसी तरह रात के 10 बजे तक घर पहुंच गए थे सुरक्षित, और हमें लगा कि जो कुछ भी था बला टली, उस हाईवे से निकल गए, अब हम सुरक्षित हैं। लेकिन दोस्तों, असली कहानी तो उसके बाद शुरू हुई हमारे साथ। तो मेरे बारे में एक बात बताना बहुत ज़रूरी है। मैं रात को सो नहीं पाता। दरअसल 2018 से 2021 तक में मैं एक रिलेशनशिप में था। जब तक शिवांगी मेरी ज़िंदगी का हिस्सा थी, तब तक हर रात उससे फ़ोन पर बात करते करते पता नहीं कब सो जाता था, पता ही नहीं चलता था। लेकिन 2021 में शिवांगी की शादी हो गई किसी और के साथ, और वो हमेशा के लिए मेरी ज़िंदगी से चली गई। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ मुझे, शिवांगी तो लाइफ से गई ही, नींद ने भी मुझे अब टाटा बाय बाय बोल दिया था। मुझे डेट भी याद है दोस्तों, 19 सितंबर 2021, 19 सितंबर 2021। इस दिन के बाद से रात के 2, 3, 4 बजे तक जगना मेरे लिए आम बात हो गई थी। रात भर मैं उल्लू की तरह कभी घर के बाहर घूमता रहता हूँ, कभी छत पर दिख जाता हूँ। मेरे दोस्त भी ये बात जानते हैं और मेरे साथ अलग अलग तरीके के मजाक करते हैं कि रात को कुछ हो जाए ना तो सबसे पहले स्वराज को फ़ोन करना, एम्बुलेंस और पुलिस से पहले स्वराज खड़ा होगा तुम्हारे लिए। उस रात भी मैं घर आया, मम्मी ने बहुत प्यार से मेरे लिए डालमा बनाया था। मैंने डालमा के साथ पापड़ लिए, थोड़ा अचार लिया, मज़े से खाना खाया और मम्मी से थोड़ी देर बैठ के बातें की। मैंने उन्हें कुछ बताया नहीं, बेकार में वो परेशान हो जाती। मैं बता दूं कि मैं घर का इकलौता बेटा हूँ और परिवार में बस हम दोनों ही हैं। मम्मा को हाई बीपी है और मैं नहीं चाहता था कि मैं उन्हें परेशान कर दूँ। ये सब सुनती तो बेचारी अलग से डर जाती। वैसे हमारे घर के सामने ना एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ है। रात के करीब 1 या 2 बजे मैं घर के बाहर ही घूम रहा था। मेरी नज़र उस नीम के पेड़ के एक शाखा पर पड़ी। वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर सा सफ़ेद रंग का उल्लू बैठा था। मुझे दरअसल उल्लू बहुत पसंद है, इसीलिए उसे देखकर मुझे डर नहीं लगा। उल्लू दरअसल मुझे उड़ते हुए बिल्ली की तरह लगता है। उस दिन पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी हर जगह काफ़ी उजाला कर रही थी। मुझे वो सफ़ेद उल्लू और उसकी गहरी नीली आँखें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रही थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला, जूम किया और तुरंत उसकी एक तस्वीर खींच ली। फिर मैं अंदर कमरे में आ गया, सोचा कि फ़ोटो को अच्छे से एडिट करके उसको फ्रेम कर दूंगा। लेकिन ये क्या, जब मैंने गैलरी खोलकर देखी तो उल्लू की आंखें नीली नहीं थी, वो गहरे लाल रंग की थी। मैं कुछ देर तक फ़ोन की स्क्रीन को बस देखता ही रह गया। बाहर मैंने अपनी आँखों से उसकी गहरे नीले रंग की आंखें देखी थी, लेकिन फ़ोटो में दोनों आंखें लाल थी। आपको लग रहा होगा कि शायद रिफ्लेक्शन है। नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं था, उसकी दोनों आंखें बिल्कुल लाल लग रही थी। पता नहीं क्यों ये देखकर मुझे थोड़ा डर लग गया और मैंने ये फ़ोटो तुरंत डिलीट कर दी। मेरे पास हमेशा कृष्णा जी की एक छोटी सी मूर्ति रहती है।
मैंने उसे अपने पास रखा और स्टडी टेबल के पास बैठ गया। अगले करीब 4 घंटे तक मैं एक ही मंत्र जपता रहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब मैं ये कहानी लिख भी रहा हूँ तो अभी 4:22 हो रहे हैं और उस उल्लू के बारे में सोचकर अब भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। खैर, सुबह हो गई और पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। अगली रात करीब 12 बजे के आसपास मैं अपने स्टडी टेबल पर बैठा हुआ था कि अचानक लाइट चली गई और पूरे घर में बहुत अंधेरा हो गया था। मेरे कमरे में जो स्टडी टेबल है ना, उसके पास एक और चेयर रखी रहती है। कई बार मेरे दोस्त आते हैं तो वहाँ बैठ जाते हैं, हम साथ मिल के कुछ पढ़ाई कर लेते हैं, ऐसा ही कुछ। अंधेरे में जब मेरी नज़र उस चेयर पर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे उस चेयर पर कोई बैठा हुआ है, और वो आपकी या मेरी तरह ऐसे आम तरीके से नहीं बैठा था। उसका सर और दोनों हाथ नीचे की तरफ थे और दोनों पैर मुड़कर ऊपर की तरफ। फिर मैंने उसकी आंखों की तरफ देखा, बिल्कुल लाल। उसकी आंखें बिल्कुल लाल रंग की थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे में वो सीधा घूर कर मेरी तरफ ही देख रहा है। मेरे मुंह से जैसे एक दबी हुई चीख निकल गई। मैंने हिलने की कोशिश की लेकिन मैं बिल्कुल हिल ही नहीं पा रहा था। मेरा पूरा शरीर जैसे अकड़ गया हो। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे अंधेरे में किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं अपनी मम्मा को आवाज़ देने की कोशिश कर रहा था लेकिन आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। शायद मेरी पहली दबी हुई चीख उन्होंने सुन ली थी। मम्मा हल्की नींद ही सोती हैं, उन्हें हमेशा चिंता रहती है कि मैं ठीक हूँ कि नहीं। कुछ ही देर में मम्मा जल्दी जल्दी लैंप लेकर मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई। वो जैसे ही आई और लैंप की रोशनी चेयर पर पड़ी तो चेयर बिल्कुल खाली था, वहाँ कोई भी नहीं था। मैं वहीं चुपचाप सहमा हुआ बैठा हुआ था और पसीने से बिल्कुल लथपथ था। अब मुझसे कुछ छुपाया नहीं गया तो मैंने बैठकर मम्मा को सब कुछ एक एक करके बता दिया कि ट्रिप पर जब हम गए थे तो वहाँ हमारे साथ क्या क्या हुआ। वहाँ से एक अंतिम यात्रा गुजर रही थी। रविंदर में किसी ने मेरे कंधे पर थपथपाया था। हाईवे पर मेरा अचानक बेहोश हो जाना, सब कुछ। यहाँ तक कि उस एक्सीडेंट की बात भी, और ये भी कि प्रियांशु के कान में किसी ने फुसफुसाया था। मैं उन्हें ये सब बता ही रहा था कि अचानक लाइट भी वापस आ गई थी कि मम्मा ने मेरा हाथ देखा और कहा कि ये तेरे हाथ को क्या हुआ। मैंने अपने हाथ की तरफ देखा, वहाँ 4 उंगलियों के निशान थे, साफ साफ। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर और कंधे पर थोड़ी सी जलन हो रही है। तो मैंने शर्ट उतारी। जब मम्मा ने देखा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी पीठ पर एक हाथ का निशान था। उस रात मैं बस मम्मा की गोद में ही लेटा रहा। कृष्णा जी की वही मूर्ति मेरे हाथ में थी। सुबह होते ही मम्मा ने मुझे जल्दी से तैयार हो जाने के लिए कहा। दरअसल हम मंदिर जाने वाले थे। वहाँ एक बाबा थे जिन्हें हम अच्छे से जानते थे। हमने उनसे मिलकर उन्हें सब कुछ बताया। बाबा ने सब कुछ सुना और बताया कि मेरा शक ठीक ही था। उस अंतिम यात्रा से आने के वक्त कोई अतृप्त आत्मा मेरे साथ चिपक गई थी। उन्होंने कहा, एक काम करो, ये नारियल रखो। इस नारियल को मैं अभिमंत्रित करके तुम्हें दे रहा हूँ। इसे अपने कमरे में 1 महीने के लिए रखना और फिर इसे पानी में डाल देना। फिर उन्होंने मेरे कुछ बाल और नाखून लेकर एक लाल रंग के धागे में लपेट दिया। आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़े। उन्होंने मम्मा से कहा कि इसे मेरे कमरे के चारों तरफ घुमाकर घर के सामने उसी नीम के पेड़ के नीचे इसे रख देने। हम वापस आ गए और बिल्कुल वैसा ही किया जैसा हमें बताया गया था। लेकिन पता नहीं क्यों मैं आज भी यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो चीज़ हमारी ज़िंदगी से पूरी तरह से चली गई है। आज भी कभी कभी मुझे अपने कमरे में किसी की मौजूदगी महसूस होती है। कभी लगता है कि सामने वाली चेयर पर कोई बैठा है, तो कभी कभी लगता है कि रूम के ऊपर छत पर कोई परछाई है। अब जब भी मुझे कोई उल्लू नीम की पेड़ पर दिख जाए, मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पाता। डर लगता है मुझे। लेकिन मैं मम्मा को कुछ बताना नहीं चाहता, उन्हें स्ट्रेस नहीं देना चाहता मैं। और अब बस जब भी ऐसा लगे कि कमरे में मेरे आसपास कोई है, मैं बस अपनी आंखें बंद करके एक ही बात कहता हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये स्वराज के अपनी रियल इंसिडेंट्स हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि रियल इंसिडेंट्स में इतना सारा मिर्च मसाला नहीं होता जो मेरी फिक्शनल स्टोरीज में आपको सुनने को मिलेगा। ये उन्होंने वाकई में महसूस किया है।
मैं आशा करती हूँ कि वो सेफ़ हैं। स्वराज, ख्याल रखो अपना। देखो, आप कहीं किसी पैरानॉर्मल टीम को अगर कांटेक्ट कर सको तो वो भी करना आप। बस जैसे भी रहो, सुरक्षित रहो। मैं आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई है, और अगर आपको भी अपनी कोई पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस मुझे भेजना है तो मुझे नीचे दिए गए ईमेल पर भेज सकते हैं। आप मुझे सुपर थैंक्स भी कर सकते हैं और मुझे हाइप भी कर सकते हैं। कम से कम सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट तो कर ही दीजिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे अगले हफ्ते। तब तक के लिए गुड नाइट एंड गुड बाय।